जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जूल्स लॉ कहने का क्या मतलब हुआ कि ये एक लॉ दिया हुआ है एक साइंटिस्ट का जिसका नाम क्या है, जूल्स। ठीक, जनरली जूल किसके बारे में बात किए हैं, एनर्जी के बारे में बात किए हैं ना। आज भी आप जानते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी का, जूल्स है। ठीक है, अब बात कर रहा है यहाँ पे हीटिंग का, यानी कि हीट एनर्जी का ये बात कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमने आप लोग को कर्नल्स थ्योरी पढ़ाया था। कर्नल्स थ्योरी में हमने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर में अगर हम देखें कि किसी भी अगर एक सेल को जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, सेल, यानी कि बैटरी को जोड़ दिया जाए, तो बैटरी क्या करता है, इसके दोनों एंड पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जिस टर्मिनल से पॉजिटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव बना देता है, जिस टर्मिनल से नेगेटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जानते हैं। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच जानते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारा इधर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, जो कि इधर के डायरेक्शन में फ्लो होता है। यही होता है, अभी तक हम लोग यही पढ़े थे। ठीक, लेकिन इसके अंदर का कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, कर्नल्स लॉ पढ़े थे कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह एक मेटलिक वायर के अंदर में जाने की कोशिश करता है, फ्लो करने की कोशिश करता है, तो वहां पे उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन का क्या है, सामना करना पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है। कौन करता है ये ऑब्स्ट्रक्शन, तो हमने आपको बताया हुआ है कि ये कर्नल्स करते हैं। क्या होता है कर्नल्स, तो मेटल के अंदर जो क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर चले आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो एटम होता है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, ये चार्ज इस मेटल से बाहर तो नहीं जाता है, लेकिन इस एटम से बाहर जरूर चला आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं, हमने बताया हुआ है आप लोग को। ठीक, और होता क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से और चारों तरफ कर्नल्स के होने की वजह से ये कर्नल्स थोड़ा सा वाइब्रेशन क्या है कि खुद को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट क्यों करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है इसका, जितना भी इसके अंदर में एटम होता है, जितना भी कर्नल्स होता है, ये सारा कर्नल्स आपस में क्या करता है, ठीक है, एक दूसरे को पुल या पुश करते रहता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पुल पुश करेगा, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएगा तो क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, और वैसे भी एक और कोई फोर्स हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम जानते हैं कि हर दो मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्टिंग इनसाइड द मेटल, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। बताया था ये सब। ठीक है, तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के दौरान क्या होता है, ये इनसे कोलाइड करता है, ये जो कर्नल्स है इनसे कोलाइड करके, और तब ये बाहर निकलता है। मतलब क्या होता है कि कोलिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलिजन होता है। किनके किनके बीच कोलिजन होता है, तो हम जानते हैं कि कोलिजन किनके किनके बीच होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स के बीच कोलिजन होता है। ठीक है, क्यों होता है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसका वीडियो हम अभी तक नहीं डाले हैं, लेकिन हम डाल देंगे इसका, जो आप लोग को करंट पड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन किसकी वजह से होता है, कोलिजन की वजह से जो एक मैकेनिकल फोर्स क्रिएट होता है, जिसको तुम फोर्स बोल सकते हो या फिर फिनोमेना बोल सकते हो, वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स आपस में टकराते हैं तो इनकी वजह से कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। हम जानते हैं फ्रिक्शन किस चीज को जन्म देता है, हीट को जन्म देता है। यानी कि जितना देर तक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जितना देर तक वो कर्नल्स के साथ कोलिजन करेगा, ठीक है, उसके अंदर एक तरीके का क्या होगा, तो हीट जनरेट होगा। ठीक है, और उसी हीट को हम लोग हीट एनर्जी बोलेंगे। तार, अब सिंपल सा बात है, तुम
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देखो, ठीक है, इस वर्ल्ड को हम लोग, आज के इस जनरेशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन बोल रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन बोलते हैं? क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो पे बेस्ड है फिजिक्स हमारा। कहीं भी देखो तुम, ठीक है, पूरा दुनिया आज के डेट में इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे बेस्ड है, हर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे बेस्ड है, ठीक है। इसलिए इस वर्ल्ड को आज के डेट में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एज बोला जाता है इसको, ठीक है। जैसे स्टोन एज होता था, ब्रॉन्ज एज होता था, ठीक है। बहुत जल्दी हमारे साइंटिस्ट, अभी बहुत सारा काम चल रहा है, आने वाले टाइम में, ठीक है, हम लोग सोलर एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एनर्जी शायद डिग्रेड कर जाए, सोलर एनर्जी जल्दी डिग्रेड नहीं करेगा। तो हम लोग अभी अंडर वे है, बहुत टाइम लगेगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक एज से किस एज में चले जाएंगे? फोटोनिक एज में, ठीक है। फोटोनिक एज, फोटोन क्या होता है? फोटोन को पैकेट्स बोलते हैं, जो सोलर से आता है लाइट, इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक, इसको पैकेट्स बोलते हैं। तो खैर ये सब अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो हम लोग मेनली अभी जानेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के दोनों तरफ जब आप पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो पोटेंशियल क्रिएट करने की वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच कोलिजन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच कोलिजन होगा तो वहां पे फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक। इस चीज को डायग्राम में अगर हम लोग देखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एक मेटल वायर होता है, ठीक है, एक मेटल वायर के दोनों तरफ हम लोग पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल क्रॉस इट, ठीक है। उस पोटेंशियल को क्रिएट करने के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय कर्नल्स, फिर क्या होता है? कोलिजन होता है, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स, ठीक है। और फिर इस कोलिजन के बाद क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, ठीक, और इस फ्रिक्शन का आउटपुट क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक। इसी फिनोमेना को इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम लोग क्या करेंगे? देखने की कोशिश करेंगे कि अगर एक वायर में हमने करंट को फ्लो कराया, ठीक है, तो वहां पे रेजिस्टेंस होगा ही होगा, और रेजिस्टेंस होने की वजह से वहां पे क्या होगा? करंट। तो सपोज करते हैं ये जो हीट प्रोड्यूस है ये H है, ठीक। तो जूल्स ने ये बताया कि इस हीट को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कितने समय में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो इसके लिए उन्होंने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन किया और कुछ रिलेशन दिया। इन्होंने कहा कि करंट को अगर आप I से बढ़ाएंगे तो उसके स्क्वायर के बराबर हीट बढ़ेगा। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सेकेंड, इन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट बढ़ेगा। सो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और जो तीसरा स्टेटमेंट इनका था, उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा देर तक आप करंट को फ्लो करेंगे उतना ज्यादा देर तक क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। सो अकॉर्डिंग टू जूल, heat is directly proportional to square of current, heat is directly proportional to resistance, and heat is directly proportional to time, ठीक है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। फाइन, इन तीनों इक्वेशन को जब हम लोग एक साथ एक्युमुलेट किए तो ये आ गया H इज इक्वल टू, ठीक है, एक सिंपल कांस्टेंट ले लो और यहाँ आ जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक। अगर हम लोग k का वैल्यू 1 ले ले, k इज इक्वल टू 1 होता है, हर जगह हम लोग मेजर किए हैं, तो यहाँ आ जाएगा h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत इसमें नहीं है, ये हो गया हमारा हीट एनर्जी। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? तो कहने का सिंपल मतलब है कि हम लोग आते हैं थोड़ा सा हीट एनर्जी के इक्वेशन पे। तो क्या आ गया हमारा हीट एनर्जी का इक्वेशन? आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा बताओ, ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो किस में कर रहा है? वायर में कर रहा है, मेटल में, ठीक। आई
फ्लोज इन मेटलिक वायर, है ना। मेटलिक वायर में क्या फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो आई हमारा फ्लो कर रहा है, ये मेटल के अंदर फ्लो कर रहा है, तो ये किस लॉ को फॉलो करेगा, तो ओम्स के लॉ को तो पूरा फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि ओम्स लॉ बना ही किसके लिए है, ये मेटेलिक वायर के लिए बना। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें इस मेटेलिक वायर के अंदर में जो ये करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, बाय ओम्स लॉ। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा इसको, इस इक्वेशन को बदलने की कोशिश करेंगे। देखिए तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा बदलिए, क्या आता है देखते हैं। तो H इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आई आर इंटू टी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसमें से एक आई को हम क्या कर लिए, आर के साथ लिया, और अब हम लोग इस आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई वी टी, ये हो जाएगा क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, उसी तरीके से हम लोग एक बार और ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ठीक है, और ओम्स लॉ इज इक्वल टू हम जानते हैं कि इसी ओम्स लॉ से हम लोग एक बार लिख सकते हैं यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यानी कि इस I इज इक्वल टू वी अपॉन आर को अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर दे तो देखो ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये चल जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू V इंटू टी, यानी कि जो फाइनल इक्वेशन हमारा आएगा वो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी आएगा, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत है, यानी कि H को निकालने का हमारे पास टोटल कितना इक्वेशन आ गया बाबू, 3 इक्वेशन आ गया। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी को, एक वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर के हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशंस हैं। हम जानते हैं, थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी जो होता है, हीट एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि इसका जो एसआई यूनिट होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा जानते हैं, वो होता है जूल। ठीक, इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, ये होगा अर्ग। अर्ग छोटा यूनिट होता है, जूल बड़ा यूनिट होता है, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁵ डैन, पढ़े हो ना, हिंदी यस नहीं सर। यार। यस इस सर। तरीके से 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाला बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसी में, इसका और डिटेल में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिट क्या क्या हो सकता है। देखो H इज इक्वल टू अगर हम बोलते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी, दूसरा हम लोग बोलते हैं H इज इक्वल टू, ठीक है, H इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, आई वी टी, और तीसरा हम लोग क्या बोले, H इज इक्वल टू आई, आई नहीं होगा, V के फॉर्म में आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ध्यान से देखना, एक तो हम लोग जानते हैं H का यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, अब देखना यहाँ हम लोग क्या क्या यूनिट इसका निकाल सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ आई स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर, आर का मतलब क्या हो जाएगा, ओम, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि 1 जूल, ये एच का यूनिट कितना हो जाएगा, जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर स्क्वायर, 1 ओम एंड 1 सेकेंड। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल बात करें कि एच का एक और यूनिट होता है एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, एच का यूनिट क्या होगा, जूल, आई का यूनिट क्या होगा, एम्पियर, वी का यूनिट क्या होगा, वोल्ट। ठीक है, वोल्ट का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है ना,
और टी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, वोल्ट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे वी का यूनिट। वी का यूनिट और भी कुछ होता है, बता सकते हो? बताए थे हम, याद कीजिए। V इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज, होता है। वर्क डन का यूनिट हो गया जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो चार्ज के यूनिट के लिए देखो, I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो चार्ज बराबर कितना हो जाएगा? चार्ज बराबर हो जाएगा I इंटू टी, यानी कि चार्ज का यूनिट कितना होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, इस एम्पियर इंटू सेकेंड को यहाँ पुट कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अगर तुम इसको यहाँ पुट कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, इस इक्वेशन को देखना, जूल इज इक्वल टू क्या है? एम्पियर। वोल्ट की जगह हम लोग लिख रहे हैं जूल अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड, तो देखो तो एम्पियर यहाँ पे से सेकेंड से सेकेंड कर सकता है, जूल इज इक्वल टू जूल आ गया, यानी ठीक है कि हमारा इक्वेशन सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो हमने बताया कि हीट का एक ये भी यूनिट हो सकता है, दूसरा अगर हम लोग हीट का बात करें तो एक और यूनिट हो सकता है हीट का, वो क्या हो सकता है? एम्पियर वोल्ट सेकेंड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी अगर हीट का हम लोग लेंगे तो एक यूनिट हो सकता है वोल्ट स्क्वायर ओम इनवर्स सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको अलग अलग अगर हीट एनर्जी का अगर अलग फॉर्मेट में कहीं पे अगर इक्वेशन देखना है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए। चलिए, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में आप लोग को अगर कहा जाएगा कि आप लोग हीट एनर्जी निकाल लीजिए तो निकाल लीजिएगा। देखिए फिर से वही फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। मतलब क्या हुआ, एक सवाल ऐसा आएगा, एक तरीके का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि क्या क्या दिया रहेगा? आई दिया रहेगा, कॉमा, आर दिया रहेगा, कॉमा, टी दिया रहेगा। तो इन तीनों से आप क्या निकाल लीजिएगा? एच निकाल लीजिएगा। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या होगा? ठीक, देखिए ध्यान से, आई दिया रहेगा, वी दिया रहेगा और टी दिया रहेगा, इससे भी आई एच निकाल सकते हैं। तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है, कि वी दिया रहेगा, आर दिया रहेगा और टी दिया रहेगा, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? एच निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि एच को निकालने का आपके पास तीन फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर इंटू टी, दूसरा फॉर्मूला है आई वी इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तीन अलग अलग फॉर्मूला से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? ठीक, इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? होता क्या है कि हम लोग पावर के बारे में जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यही होता है। वर्क डन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? हीट के बराबर है। हीट एनर्जी थ्योरम पढ़े है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर में हम लोग को पढ़ना है कि वर्क तभी होगा जब वहां पे एनर्जी होगा। ठीक, यानी कि पावर को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू एच बाई टी, लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ केशव। यस सर। ठीक है, तो ये जो पावर का फॉर्मूला है ये तीन अलग अलग फॉर्मूला के लिए, एच के तीन फॉर्मूला के लिए अलग अलग होगा, ध्यान से देखना। ठीक, एक बार पावर इज इक्वल टू होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। एक बार पावर का फॉर्मूला होगा आई वी टी डिवाइडेड बाई टी, और एक बार पावर का फॉर्मूला होगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा, जो आउटपुट आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल और टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा पावर का वो आएगा पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ पे आएगा हमारा इक्वेशन पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, और यहाँ आएगा इक्वेशन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये 3 अलग अलग आपको इक्वेशन मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत है केशव? तो पावर का कितना इक्वेशन आ गया हमारे पास? 3। यानी कि पावर को हम लोग 3 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे कैसे। ठीक, पावर हम लोग जब I और R दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। ठीक, पावर हम लोग जब I और V दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। ठीक, और पावर हम लोग V और R दिया हो तो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू वी। ठीक है, और यहाँ पावर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। याद रखिएगा, ये 3 अलग अलग फॉर्मूला से पावर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 फार्मूला हम आपको नीचे पीछे दे दिए हीट का। ठीक, H इज इक्वल टू क्या दे दिए हीट का? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, यही से फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा हमने H का फार्मूला दिया आपको आई स्क्वायर आर सॉरी आई इंटू वी, आई इंटू वी। ठीक है, और तीसरा फार्मूला हमने आपको हीट एनर्जी का दिया वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इन 6 फार्मूला के साथ कितना फार्मूला हुआ? 1 2 3 4 5 6। इन 6 फार्मूला के बाद एक मास्टर फार्मूला जो सबके लिए आएगा वो आएगा पावर इज इक्वल टू H अपॉन क्या? T। ठीक, तो यहाँ पे H का एक और फार्मूला आ जाएगा पावर इंटू टाइम। याद रखिएगा, H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और हीट की जगह हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई भी यूज करते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो टोटल 7 इक्वेशन हम लोगों को याद रखना है सारे न्यूमेरिकल्स करने के लिए। इतना पे आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। सिर्फ कन्वर्जन इधर उधर का जो होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अदरवाइज आपका पूरा एशान एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वगैरह वगैरह जो भी दुनिया जहान का किताब सब आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें। बताइए यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। ठीक है।